हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो इतना शानदार है कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। आज का वीडियो है बर्निंग के ऊपर। बर्निंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आज हम कवर कर लेंगे। जैसे कि बर्न क्या होते हैं, बर्न के मतलब जलने का कितना जो है व्यक्ति कितना % जला है, इसके आकार कैसे निकालेंगे, यानी घाव का साइज, ठीक है। साथ में प्राथमिक उपचार ये देखेंगे। फिर से हम लोग देखेंगे जलने का क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जलने का जो है नर्सिंग प्रबंध, या 70% जले हुए मरीजों का नर्सिंग प्रबंध कैसे करते हैं। तो वो सारे के सारे देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे। इस बार इसमें का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जलने का 70% या नर्सिंग प्रबंध बताइए, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, अच्छे से समझेंगे, एकदम क्लियर से समझेंगे। चलिए, यह यूनिट नंबर 3 का है जो कि स्किन से रिलेटेड समस्या वाला चल रहा है। तो जलना भी एक स्किन से ही रिलेटेड समस्या ही होता है। MSN 2 का है, वीडियो नंबर 9वां होने वाला है, GNM सेकेंड ईयर का। तो आज है मंगल और आप जानते हैं दूसरा वीडियो है इस सप्ताह का। तो सेकेंड ईयर का दूसरा सब्जेक्ट भी MSN 2 ही होता है, ठीक है। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। बर्न क्या है, जलना क्या होता है, जलने का आकार या प्रतिशत कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए रूल्स ऑफ 9 को समझाना है, ठीक है। यानी यहाँ पे कह दिया है कि जो आकार निकालते हैं, कितना % व्यक्ति जला हुआ है, कितना घाव है, यह रूल्स ऑफ 9 से ही निकालते हैं, लेकिन इसको रूल्स ऑफ 9 को समझाना है, ठीक है। गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक उपचार भी लिखना है, ठीक है। फर्स्ट एड भी बताना है। तो ये प्रश्न में इतना है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं बर्न होता क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जलना क्या होता है मेरे डियर। व्यक्ति जलता कब है, तो जलता है जब किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आता है तभी जलता है। और उससे संपर्क में आने के बाद जो घाव लगता है व्यक्ति को, वह जला हुआ घाव होता है, यानी वही जलना होता है। सेम वही चीज़ें हैं कि विद्युत प्रवाह, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, या कोई गर्म धातु, या फिर आग, या फिर जलता हुआ पेट्रोल, या फिर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ, इन सब के संपर्क में आने के कारण जो भी घाव होते हैं या फिर जो भी ऊतक नष्ट होने लगते हैं, उसी को हम लोग जलना कहते हैं। ऊतक नष्ट होने का मतलब क्या है कि जब घाव होगा, जलेगा, तो ऊतक तो नष्ट होगा ही होगा, तो उसी को हम लोग जलना कहते हैं, बर्न कहते हैं। बर्न का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जिसके संपर्क में आने से शरीर में घाव लगता हो या वहाँ का ऊतक क्षतिग्रस्त होता हो, तो उसी को हम लोग जलना कहते हैं, बर्न कहते हैं। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता हुआ पेट्रोल या रासायनिक पदार्थ। कोई भी ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपका हो गया, क्या बोलते हैं उसको, तेजाब। तेजाब भी एक रासायनिक पदार्थ है जिससे व्यक्ति झुलस जाता है, ठीक है। तो यह सबके संपर्क में आने के कारण जो भी घाव होता है या फिर जो ऊतक नष्ट होते हैं, उन्हीं को हम लोग जलना कहते हैं, ठीक है। जलना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जलने की गंभीरता का वर्गीकरण। अब हम लोग गंभीरता के आधार पर जलना को जो है अलग अलग प्रकार से हम लोग वर्गीकरण किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 3 ही टाइप है, देख लीजिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। पहला होता है फर्स्ट डिग्री, दूसरा होता है सेकेंड डिग्री, और तीसरा होता है थर्ड डिग्री। यही 3 डिग्री, इसको हम लोग प्राथमिक जला हुआ कहते हैं, इसको द्वितीयक कहते हैं, और इसको तृतीयक कहते हैं, इसी को गंभीर जला हुआ भी कहते हैं। इसको प्राथमिक, इसको मॉडरेट, मध्यमी, और इसको गंभीर कहते हैं, ठीक है। इसी को फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री कहते हैं। तो यही गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। पहला देख लीजिएगा, प्रथम श्रेणी या ऊपरी तौर से जला हुआ, मतलब फर्स्ट डिग्री, या इसी को प्राथमिक सुपरफिशियल बर्न कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत जली होती है, त्वचा लाल, सूखी व सूजी जाती है और दर्द होता है। देखिए प्रथम डिग्री जो होता है, प्रथम डिग्री उतना ज़्यादा भयावह, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री में नॉर्मल जो त्वचा पर अगर बाहर से अगर झुलस भी जाता है तो देखते होइएगा कि त्वचा वहाँ पे लाल हो जाता है, वहाँ पे जलन सा होगा, दर्द होता है, ठीक है। तो ही कहता है कि इसमें त्वचा का केवल ऊपरी परत जो है जलता है या झुलसता है, और वह सूखी हो जाता है और सूज जाता है और दर्द हो जाता है। तो यह प्रथम डिग्री होता है, यानी ऊपरी तौर पे जला हुआ, ठीक है। दूसरा है सेकेंड डिग्री, जो कि मैं आपको बताया, इसी को हम लोग पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, आंशिक रूप से गहराई वाले घाव होते हैं। अब जो फर्स्ट डिग्री होता है तो उसमें तो हल्का फल्का होता है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड डिग्री वाला होता है यह आंशिक रूप से गहराई में होता है। ऊपर वाला जो था फर्स्ट वाला, वह सिर्फ ऊपर स्किन पर ही इफेक्ट है, लेकिन जैसे ही सेकेंड डिग्री का अगर व्यक्ति जला होगा तो वह फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा गंभीर होगा, मीन्स उसका घाव जो होगा वह थोड़ा सा गहराई रूप में होगा, ठीक है, स्किन के थोड़ा सा अंदर भी होगा।
तो इसीलिए इसे आंशिक गहराई या द्वितीयक श्रेणी कहते हैं। इसमें त्वचा जो है, इसमें बाहरी त्वचा पूर्णतः जल जाती है, त्वचा लाल व सूज जाती है एवं फफोले पड़ जाते हैं। फर्स्ट डिग्री वाला में था कि ऊपर के त्वचा जो है हल्का सा जलता है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड डिग्री है इसमें ऊपर के त्वचा बिल्कुल जल जाता है और इसमें त्वचा लाल हो जाते हैं, सूज जाता है और साथ में यहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं। मतलब अगर आपको कहीं पर जलता है और वहाँ पे फोका आ जाता है, पानी भर जाता है उसमें, तो समझिएगा कि हमारा जो है अगर हल्के ही जला है लेकिन वह फफोला पड़ गया है, लाल हो गया है, तो समझिएगा सेकेंड डिग्री का है। अगर आपका नॉर्मल सा जला है, फोका नहीं पड़ा है, सिर्फ वहाँ पे लालिमन आ गया है और हल्का सूजन हो गया है, तो समझिएगा यह फर्स्ट डिग्री का है। लेकिन जैसे ही फफोला आएगा तो वह सेकेंड डिग्री में आ जाएगा। और फफोला वह तभी होता है जब ऊपर के स्किन के साथ में थोड़ा सा नीचे भी इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं तृतीयक या पूर्ण गहराई वाले घाव यानी गंभीर जला हुआ मरीज, ठीक है। देखिए इसमें बाहरी त्वचा के साथ साथ आंतरिक ऊतक भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जैसे पेशियाँ, तंत्रिका और अस्थि। त्वचा काली या भूरी पड़ जाती है, घावों को भरने में अधिक समय लगता है। कहीं भी शरीर के जगह में अगर आपको जला हुआ है, जल गया है, तो तृतीयक श्रेणी के घाव होता है, मतलब पूर्ण कंप्लीट जो है यह थिकनेस वाला गहराई वाला घाव होता है। तो यह तो ऊपर के त्वचा के साथ साथ नीचे के, चाहे आपका मांस हो, चाहे आपका नर्व हो, तंत्रिका हो या हड्डी हो, वहाँ तक यह जले हुए का इफेक्ट पहुँच जाता है, यानी पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाता है और वहाँ का त्वचा काली पड़ जाता है, भूरा हो जाता है। और इस प्रकार के घाव जो गहराई रूप से जला हुआ होता है, भयंकर रूप से जला होता है, उसको भरने में समय लगता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट डिग्री का होता है जला हुआ, सेकेंड डिग्री का होता है, थर्ड डिग्री का होता है। इसको ऊपरी तौर पे जले हुए कहते हैं, इसको आंशिक रूप से जले कहते हैं, इसको पूर्ण रूप से जले हुए कहते हैं, ठीक है। तीनों समझ गए वर्गीकरण। तो आपका वर्गीकरण जला हुआ का यहाँ पे समाप्त हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं घाव के आकार में। घाव के आकार मतलब साइज ऑफ बर्न, जले हुए व्यक्ति का साइज कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा गहराई है, कितना ज़्यादा व्यक्ति जो है जला हुआ है, इसके घाव को हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक रूल्स ऑफ 9 आया कि व्यक्ति को पता किया जाएगा कि कौन से व्यक्ति कितना ज़्यादा जला हुआ है, कितना ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। यह रूल्स ऑफ 9 से ही पता किया जाता है, ठीक है। देखिए घाव के आकार अगर निकालना है तो जले हुए घाव का आकार जो है द रूल ऑफ 9 से निर्धारित किया जाता है। मैंने पहले बताया कि जो घाव अगर निकालना, जैसे व्यक्ति का आधा शरीर जला हुआ है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये व्यक्ति कितना % जला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए घाव के आकार को निर्धारित करने के लिए द रूल्स ऑफ 9 का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार शरीर को 9 भागों में बांटा जाता है। रूल्स ऑफ 9 इसीलिए है क्योंकि इसमें शरीर के 9 भागों में बांटा जाता है, इसीलिए इसका रूल्स ऑफ 9 नाम दिया गया, ठीक है। एवं प्रत्येक भाग एक निश्चित प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो 9 भाग में हम बांटते हैं शरीर को, अंगों को, जले हुए आकार के घाव को ज्ञात करने के लिए, तो यह 9 भागों को जो है अलग अलग जो है परसेंटेज दिया गया है। अगर उसमें से जितना भी व्यक्ति जो है जला होगा तो उस % को जोड़ेंगे तो उसका उतना घाव का आकार निकलेगा, उतना जला हुआ निकलेगा, ठीक है। जिसकी गणना से पता चलता है कि व्यक्ति कितने % जला हुआ है, जिसके गणना करने से पता चलता है कि व्यक्ति कितने % जला हुआ है। और यही घाव के आकार करने का रूल्स ऑफ 9 का हमारा डिटेल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश आपको दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब रूल्स ऑफ 9 घाव के आकार तो समझ लिए कि कैसे निकाला जाता है, रूल्स ऑफ 9 क्यों नाम है, ठीक है, तो ये सब समझ गए। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ 9 का चीज़ें देख लीजिए। रूल्स ऑफ 9 का मेरे डियर, यही आपका रूल्स ऑफ 9 का, देखिए यही हमारा रूल्स ऑफ 9 का चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे सिर व, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिर व गर्दन 2 चीज़ें हैं, आगे पीछे धड़ है 2 चीज़ें है, 4 हुआ, भुजा 2 है 6 हुआ, ठीक है, 2 पैर हुआ 8 हुआ और 1 पेरिनियम हुआ। 9 भागों में, 9 भागों में इसे बांटा गया है, ठीक है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति सिर व गर्दन का जला होगा तो उसे 9% जला हुआ मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर पर सिर्फ सिर और गर्दन ही जला है तो उसे 9% मानेंगे, और बच्चा अगर सिर और गर्दन से जला है तो यह 18% माना जाएगा। संपूर्ण शरीर का वह 18% जला होगा बच्चा में, और वयस्क में 9%, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति धड़ जला होगा, अगर आगे पीछे, मतलब उसका धड़ आगे भी होता है, फ्रंट साइड का भी, और पीछे भी, टंक यानी ट्रंक मतलब बॉडी इसको भी कह सकते हैं। तो जो धड़ होता है
वह 36% होता है। 18 सामने वाला धड़ और 18 पीठ के पीछे वाला, यानी कुल 36% से वयस्क में भी और बच्चे में भी 36% ही होगा। तो अगर कोई व्यक्ति का धड़ जला होगा, शरीर आगे पीछे का जला होगा, तो वह 36% जला होगा और 36% बच्चा में भी होगा। अब मानिए कोई व्यक्ति का सिर भी जला है और गर्दन भी जला है और धड़ भी जला है, तो वह व्यक्ति कितना % जला हुआ माना जाएगा? तो 36 और 9 कितना होता है? 45। वो व्यक्ति 45% जला हुआ माना जाएगा। अगर बच्चा में ये चीज़ें होता है तो वह बच्चा में 54% हो जाएगा। 18 और 36 54%। ठीक है, तो इसी प्रकार से गणना किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति में भुजा अगर जला हुआ है तो एक भुजा को 9% दिया जाता है और दोनों भुजा का 18%। भुजा मतलब हाथ, हैंड, तो 18% सियाना में भी और 18% बच्चे में भी। उसी प्रकार से लेग है, पैर है, तो पैर बच्चा अगर सियाना का जला हुआ है दोनों पैर तो वह 36% माना जाता है और इसी को बच्चा में 28% कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चा का पैर छोटा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब मूलाधार की बात किया जाए पेरिनियम क्षेत्र का, तो वयस्क में ही पेरिनियम क्षेत्र होता है और यह 1% होता है। यह चाइल्ड में नहीं होता है। चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान में रखिएगा। सिर और गर्दन 9%, वयस्क में, बच्चे में 18%। धड़ की बात होगा तो 18 36% दोनों में होगा। भुजा की बात होगा तो 18 और 18 दोनों में होगा। और टांग की बात करेगा तो सियाना में 36% हो जाएगा और उसी प्रकार से बच्चे में 28% हो जाएगा। रही बात पेरिनियम का, तो पेरिनियम 1% जो कि सियाना में होता है और बच्चे में नहीं होते हैं। और इस प्रकार से 100% कोई भी चीज़ 100% होता है, तो इस प्रकार से यह निकलता है। रूल्स ऑफ 9। चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बता दिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने वाला चीज़ है, बहुत शानदार है। अब ये देखिए, इसी चीज़ को 9 भागों में कैसे बॉडी में बताया गया है। इधर वयस्क है, इधर बच्चा है। कैसे? देखिए, 18 आगे पीछे फ्रंट बैक दिया गया है। 9% गर्दन और सिर लगा के 9% दिया हुआ है। 9% ए हैंड है, 9% ए हैंड है। 18 टांगे 36% है तो 18A। पेरिनियम क्षेत्र 1% ए वाला होता है। ठीक है, तो 1% ए पेरिनियम क्षेत्र दिया गया है वयस्क में, जबकि बच्चे में पेरिनियम क्षेत्र उतना नहीं होता, इसलिए नहीं दिया गया है। समझ गए? यह वयस्क है, यह बच्चा है। अब आप लोग देख लीजिए, चित्र के हिसाब से भी समझ लीजिए कि कैसे कैसे। अगर कोई आदमी का अगर ए हाथ जला होगा, एक हाथ जला है तो 9% माना जाएगा। दोनों हाथ जला होगा तो कुल 18% माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति का दोनों पैर जला होगा तो 18 36% जला होगा। अगर मान गए पेरिनियम के साथ में पैर जला होगा तो कितना माना जाएगा? 18 और प्लस ए 36 1 37% जला होगा। ठीक है, तो ये कमर से लेकर नीचे तक 37% जला होगा वयस्क। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कमर से ऊपर जला है आगे पीछे दोनों का तो 36% जला हो जाएगा। और अगर पूर्ण रूप से जला होगा, पैर भी, पेरिनियम भी, आगे पीछे भी, हाथ दोनों भी और सर भी जला होगा, तो वह व्यक्ति 100% जला हुआ माना जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ नहीं जला होगा उस परसेंट को हटा देंगे, जहाँ जहाँ जला होगा उस परसेंट को जोड़ देंगे, तो वह व्यक्ति उतना जला हुआ, उसका आकार घाव का निकल जाएगा। ठीक है, चाहे बच्चा में हो या वयस्क में हो, दोनों के लिए बता दिए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक लास्ट क्वेश्चन बचा था कि कोई गंभीर रूप से, सीवियर रूप से जला हुआ पेशेंट है तो उसका प्राथमिक उपचार हम लोग कैसे देंगे, कैसे करेंगे? फर्स्ट एड। तो आप लोग फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट एड पढ़े हैं कि जले हुए पेशेंट के लिए फर्स्ट एड कैसे करेंगे, वो तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन चलिए यहाँ अब हमको जानकारी देना है तो पढ़ लेते हैं। घायल को सबसे पहले दिलासा देंगे। ठीक है, घबराए ना। घायल अगर जला हुआ है तो उसको अंगूठी, घड़ी, चूड़ी, जूते आदि पहन रखे हैं तो ध्यानपूर्वक उतारना चाहिए। ऐसा नहीं उतारे कि उसके जले हुए भाग का चमड़ी निकल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा है, जले हुए भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डालें जब तक कि दर्द से राहत ना हो। अगर कोई पेशेंट जल चुका है, दर्द हो रहा है, तो उसके दर्द के राहत के लिए ठंडे पानी डालेंगे। ठीक है, जले हुए भाग पर अगर कपड़े हो तो उसे उतारने की कोशिश ना करें, इससे त्वचा भी हट सकती है। मतलब जो जला हुआ भाग है उससे होगा ये कि अगर उस पर कपड़ा कोई पेशेंट पहना हुआ था और कपड़े सहित वो जल गया है तो हम एक कोशिश नहीं करेंगे जलने के बाद कि उसके शरीर से कपड़ा उतार दें, क्योंकि कपड़ा सट गया होगा शरीर में जलकर और उसको कपड़ा को उतारेंगे तो वह चमड़ी को अपने साथ खींच लेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ में जले हुए भाग पर कुछ न रखें, जो जला हुआ भाग है उस पर कुछ नहीं रखना चाहिए फर्स्ट एड में। ठीक है, जले हुए भाग पर 20 संक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करें। अगर आपको फर्स्ट एड आता है तो जहां जला हुआ भाग है वहां पे स्टरलाइज ड्रेसिंग करेंगे, 20 संक्रमित जो है ड्रेसिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
आघात का उपचार करें। अगर पेशेंट के अंदर सदमा पहुंचता है, आघात लगता है, शॉक होता है, तो उस पेशेंट को चूँकि जलने के बाद शरीर से हो सकता है उसका किडनी फेल हो सकता है उसका शरीर का अचानक से टेम्परेचर जो है एकदम से जो है ख़त्म हो जाएगा, शरीर का तरल पदार्थ खत्म हो जाएगा। चूँकि जलने से शरीर का फ्लूइड लिक्विड सब नष्ट हो जाता है, तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है, तो उसका उपचार करेंगे। यदि पेशेंट अचेत हो, अनकॉन्शियस हो, कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा है, तो उसका वायु मार्ग खोलेंगे और आवश्यक बचाव प्रणाली ABC का पूरा ध्यान रखेंगे और घायल को रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद घायल को तुरंत जो है प्राथमिक उपचार जो है बनाते हुए अस्पताल में स्थानांतरित करेंगे। अब पेशेंट को जो घायल है, जला हुआ है, उसको फर्स्ट एड देने के बाद तुरंत जो है अस्पताल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रकार से एक पेशेंट जो जला हुआ है उसको आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। चीज़ें समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो फर्स्ट एड आपको मैं बता दिया, इधर इंग्लिश देने का है। और नीचे चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अभी तक हमने क्या क्वेश्चन देखा, जलना क्या होता है, जलना का घाव का आकार कैसे निकालेंगे, प्रकार क्या होता है, और फर्स्ट एड क्या होता है, रूल्स ऑफ 9 क्या होता है, ये सब चीज़ जान गए। अब जो हम देखने चलेंगे बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे जलने के कारण बताना है और जटिलता बनाना है, साथ में नर्सिंग देखभाल को स्पष्ट करना है। मेरे डियर, क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं कि जलना का कारण मतलब किन किन कारणों से व्यक्ति जल सकता है और जलने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जटिलता हो सकता है, इसको बताना है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपके लंगड़ी लगा के पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो देख लीजिए यहाँ पे कारण, जलने का कारण। अब व्यक्ति के निम्नलिखित कारणों से जल सकता है। कोई व्यक्ति है, जलने का कारण अनेकों हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक करंट से लग सकता है, कोई भूतापीय से जल सकता है, कोई रासायनिक पदार्थ जैसे तेजाब वगैरह से जल सकता है। ठीक है, कोई नॉर्मल आग से भी जलता है, कोई शॉर्ट सर्किट से जल जाता है, बहुत सारे नॉर्मल चीज़ें होते हैं। तो उसके बाद बहुत चीज़ों का गैस से आग लगता है। तो गैस क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है और उससे आग लग जाता है, तो वह भी रासायनिक पदार्थ ही हुआ। ठीक है ना, तो अनेकों कारण हो सकते हैं। उसी में पहला है विद्युतीय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर विद्युतीय घाव इलेक्ट्रिक बर्न होता है, कोई व्यक्ति है और उसका प्रथम कारण हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब विद्युतीय घाव का। जैसे कोई व्यक्ति है और वह बिजली के तार में, नंगे तार के संपर्क में आएगा और वह हाई वोल्टेज के पावर होगा और उसमें जो है व्यक्ति क्या होगा, उसके संपर्क में आएगा और जैसे ही संपर्क में आएगा तो व्यक्ति को उस बिजली के लाइन से जो है घाव लगेगा और उसका ऊतक नष्ट होगा। और मतलब इसका सीधा सीधा होगा कि विद्युत से जलने वाला घाव होगा, वह विद्युतीय घाव होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, शॉर्ट सर्किट से कुछ भी चीज़ से लगे तो वह विद्युतीय घाव होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा देखिएगा, विकिरण घाव का मतलब होता है कि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें से शरीर का त्वचा व आँखों में विकिरण का घाव हो जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे एक्सरे आदि भी विकिरण घाव हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, रेडिएशन बर्न, हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन में बहुत पावर होता है, बहुत एनर्जी होता है, वह हमारे त्वचा को भेद सकता है आराम से। तो यह जो है विकिरण घाव भी लगता है। अगर बहुत हाई रेडिएशन एरिया में कोई व्यक्ति रहता है तो अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो उसका स्किन जो है जलने लगता है। ठीक है, स्किन काला पड़ने लगता है, तो उससे भी घाव उत्पन्न हो जाता है और यह विकिरणीय घाव होता है। जैसे अगर आप एकदम सूर्य के तपता हुआ रोशनी के पास में आप रहे या सूर्य के एकदम तपता हुआ जो है धूप में आप बाहर जाएं तो आपको जलने लगते हैं, जलने सा महसूस होता है, झंझनाहट सा। तो सूर्य की रोशनी भी एक विकिरण रोशनी प्रदान करता है, अल्ट्रा वायलेट किरण, जिससे शरीर के त्वचा और आँखों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और साथ में एक्सरे आदि भी विकिरण घाव पर प्रभाव देता है। ठीक है, तो विकिरण घाव हो गया ये। तीसरा है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न का मतलब होता है कि रासायनिक पदार्थ जैसे तेजाब अगर आप देखते होइएगा, किसी को झुलसाना होता है, किसी का मतलब अजीब स्थिति करना रहता है, तो व्यक्ति देखते होइएगा अपने दुश्मनी का बदला तेजाब से लेता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे डियर। तेजाब या कुछ भी अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आप डालते हैं, समझिए उसका उस समय क्या हालत होता होगा, बेचैनी से तड़प उठता है। जीते जी व्यक्ति जो है इस दुनिया में सोचता है कि हम क्या करें, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। मतलब अगर आपके दुश्मन भी कोई हो तो उसको इस प्रकार से जो है सज़ा नहीं देनी चाहिए कि आप रासायनिक जो है पदार्थों का उपयोग करके उसके शरीर को जलाने का प्रयास करें, जैसे तेजाब वगैरह या फिर पेट्रोल वगैरह। ठीक है, तो ये सब से व्यक्ति जलता है। ठीक है, बहुत कष्ट होता है। ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक पदार्थ से भी व्यक्ति जल जाते हैं। ठीक है,
चौथा है कि तापीय घाव। अब मेरे डियर कुछ ऐसे तापीय घाव होते हैं जैसे गर्म द्रव, आग, गर्म तरल पदार्थ आदि के संपर्क में आने पर तापीय घाव होते हैं। थर्मल बर्न। थर्मल बर्न का मतलब होता है कि तापीय घाव मतलब ताप से, तापमान से जलना। जैसे गर्म द्रव हो गया, जैसे देखते होइएगा कि जहाँ लोहा फैक्ट्री होता है, एल्युमिनियम फैक्ट्री होता है, वहाँ पे पुराने चीज़ों को गलाया जाता है और गलाकर उसको एक द्रव के रूप में जो है लाया जाता है। तो वह द्रव जो होता है, अगर उस धोखा से उस द्रव में कोई व्यक्ति पड़ जाता है, मतलब देह सिहर जाएगा आपका, देख नहीं पाइएगा, इतना खतरनाक वह द्रव हीट रहता है, एकदम लाल रहता है। आप लोग वीडियो भी देखते होइएगा कभी कभी, एकदम वह अगर किसी भी लोहा को पिघलाया जाए या किसी एल्युमिनियम या कोई भी चीज़ ऐसे पदार्थ को पिघलाकर अगर उसे द्रव के रूप में लाया जाए तो वह सिर्फ खौलता हुआ समझिए एक आग रहता है, एकदम लाल रहता है वह द्रव। अगर उसके संपर्क में या उसमें कोई व्यक्ति चला जाए, समझिए क्या हालत होता है। तो वही आपका तापीय घाव होता है। या फिर नॉर्मल घाव भी आपको ताप उत्पन्न करता है, कोई गर्म तरल ये सब से, जैसे लिक्विड वगैरह, ठीक है ना, आयल वगैरह, वो सब खौलता हुआ आयल में सुनते हुइएगा कभी कभी कि व्यक्ति पड़ जाता है। तो इस सब से तापीय घाव, तापीय जो है आग से व्यक्ति जलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 कारण मैंने आपको बता दिया। आपको और भी जो कारण लगे उसको आराम से आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इन कारणों से व्यक्ति जल सकता है, ठीक है। बाकी 4 कारण मैंने आपको बता दिया, यही 4 कारण सभी को अपने अंडर ले लेगा, सभी कारण को, ठीक है। तो ये 4 कारण जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले मेरे डियर इंग्लिश में पढ़िएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग को जटिलता देख लिए, तो अब हम लोग को एक और क्वेश्चन उसी में, हम लोग अब कारण देख लिए, तो एक और क्वेश्चन पूछा था कि जलने के बाद कोई व्यक्ति का क्या क्या जटिलता हो सकता है उसका बताना है। तो कोई व्यक्ति अगर जल चुका है तो उसका और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जलने के साथ में और क्या क्या दिक्कत हो सकता है, वही जटिलता होता है। देख लीजिए, जलने का प्रमुख जटिलता निम्नलिखित है। कोई व्यक्ति जल जाता है तो जलने के बाद उसको और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो निम्न प्रकार के हैं, जो जटिलता के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जल जाता है तो जलने के बाद उसके शरीर में तरल पदार्थ बहुत नष्ट हो जाता है। तरल पदार्थ कहा जाए तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पानी तरल पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है, जो उत्कों को गीला करके रखता है। साथ में ब्लड होता है, वह भी तरल ही होता है। तो जैसे ही व्यक्ति जलता है तो ब्लड भी उसके साथ जल जाता है और साथ में तरल पदार्थ जो शरीर में रहता है लिक्विड के रूप में, वो भी कम जाता है। तो इससे एनीमिया होता है, ब्लड कमेगा, तरल होता है, ब्लड कमेगा तो एनीमिया होगा। तो जलने के साथ व्यक्ति एनीमिया भी होता है, व्यक्ति का कमजोरी, मनोबल कम हो जाता है और व्यक्ति का किडनी भी फेल हो जाता है। जलने के बाद व्यक्ति का किडनी भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से किडनी को ब्लड और तरल पदार्थ मिलना बंद हो जाता है, जिससे किडनी फेल हो सकता है। व्यापक स्थानीय एडिमा हो जाता है, जले हुए भागों पर बहुत ज़्यादा सूजन, पानी भर जाता है, ठीक है। तीव्र रक्त विषाक्तता, और रक्त में जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मतलब पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है ना। यकृत विफलता, लीवर भी फेल कर जाएगा जलने के बाद, हो सकता है ये सब। उसके बाद आमाशयिक आंतरिक रक्तस्राव, और पेट के अंदर जो है हेमरेज हो जाएगा, रक्तस्राव होने लगेगा। और ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ब्रोंकिया का क्षतिग्रस्त होना ब्रोंकाइटिस कहलाता है, और यह श्वास में बाधा उत्पन्न करेगा। जब व्यक्ति जलने के बाद ब्रोंकाइटिस नष्ट होगा तो उसको श्वास नली में समस्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब जटिलता है जो कि आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में आप इसको लिख दीजिएगा। अब हमको यहाँ पे एक और ज़बरदस्त और मोस्ट VVI यह क्वेश्चन है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। कैसे, देख लीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक व्यक्ति जल चुका है तो उसको आप नर्सिंग देखभाल कैसे देंगे, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछेगा कि 70% जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल आप कैसे करेंगे, समझाइए। तो चाहे 70% पूछे या फिर सीधा जले हुए पेशेंट के लिए नर्सिंग देखभाल पूछे, दोनों कंडीशन में जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ यही सेम चीज़ें होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग देखभाल में एक जले हुए मरीजों का नर्सिंग देखभाल निम्न तरीके से हम दे सकते हैं, या हमें उसका प्रबंध निम्न तरीके से करनी चाहिए। पहला होता है आपातकालीन उपचार, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जैसे ही पेशेंट जला और हॉस्पिटल में पहुँचा, लेकर आया आदमी, तो उसे सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, आपातकालीन उपचार देनी चाहिए, जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो आपातकालीन जैसे ही रोगी अस्पताल में पहुँचा जो और वह जला हुआ है तो उसको आपातकालीन उपचार देंगे। कैसे, देख लीजिए।
आपातकालीन उपचार में सबसे पहले करेंगे क्या कि रोगी को वाइटल साइन चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि व्यक्ति के अंदर जो जैविक चिन्ह है वह चल रहा है सही से कि नहीं। तो पहला जैविक चिन्ह चेक करेंगे। दूसरा जो होगा वह जलने का जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यक्ति कैसे जला है। ठीक है, रोगी को श्वास रोध को पहचानना चाहिए। अब अगर व्यक्ति का श्वास रोध कैसा है, श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको पहचानेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इमरजेंसी देखभाल में ही कि ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, चूँकि हो सकता है जलने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन का ज़रूरत हो, क्योंकि ब्रोंकाइटिस हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद नोजोगैस्ट्रियल ट्यूब डालनी चाहिए, एनजी ट्यूब डालनी चाहिए, इससे फ्लूइड वगैरह देनी चाहिए। इंट्रावेनस तरल देना चाहिए, आईवी मार्ग से तरल देना चाहिए और कैथेटर लगाना चाहिए मूत्र निष्कासन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हम पेशेंट के लिए तुरंत जैसे ही पेशेंट आए हॉस्पिटल में और वह जले हुए हैं तो हम उसका आपातकालीन देखभाल में ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पेशेंट जला होता है तो उसके शरीर से तरल पदार्थ का नष्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में उसका पुनर्जलीकरण का मतलब फिर से रिहाइड्रेशन करने के लिए शरीर में तरल पदार्थ देने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट रिहाइड्रेशन का है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ सूत्र आपको देखना है। ठीक है, और यही सूत्र इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सूत्र फार्मूला नहीं लिखेंगे तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो समझेगा कि बच्चा शॉर्टकट में निकला है, इसको पूरा कंप्लीट पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति जल चुका है, उसके शरीर में जल का कमी हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो उसको हम लोग रिहाइड्रेशन करने के लिए फिर से जल वापस शरीर में लाने के लिए क्या करते हैं, तो रोगी को निर्जलीकरण से बचाने के लिए तुरंत जो है आईवी फ्लूइड देने चाहिए। मतलब तुरंत से इंट्रावेन के माध्यम से तरल पदार्थ आईवी सलाइन वगैरह देनी चाहिए, उसी को ना फ्लूइड कहते हैं। अब आईवी फ्लूइड की गणना निम्न प्रकार से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आईवी फ्लूइड हम आईवी मार्ग से देंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा पेशेंट जला है और उसको आईवी फ्लूइड पर फ्लूइड दिया जा रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तरल का कमी हो गया है तो हम फ्लूइड पर फ्लूइड बोतल पर बोतल जो है सलाइन चढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होता है। हम उसके एक लिमिट में देंगे, एक गणना करके देंगे। तो उस गणना के लिए हमें जो है एक सूत्र दिया गया है और उस सूत्र को हम लोग पार्कलैंड सूत्र कहते हैं। ठीक है, पार्कलैंड सूत्र कहते हैं। इस सूत्र में 2 ही सूत्र है, ध्यान से रखना है, बहुत आसान है, देख लीजिए। जैसे व्यक्ति गया हॉस्पिटल में और उसका इमरजेंसी देखभाल कर दिया जाएगा पहला पॉइंट के बाद, तो अब दूसरा पॉइंट में शरीर से उसके तरल को फिर से शरीर में तरल लाने के लिए, रिहाइड्रेशन के लिए, पुनर्निर्जलीकरण के लिए काम करेंगे। तो उसमें हम लोग जो है पुनर्निर्जलीकरण के लिए जो आईवी मार्ग से तरल देंगे उसकी गणना करेंगे कि कितना हमें तरल देनी चाहिए। उसके लिए पार्कलैंड सूत्र को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो पार्कलैंड सूत्र को हम लोग ध्यान में रखेंगे उसमें पहला पॉइंट होता है सूत्र का कि प्रथम 24 घंटा में जो द्रव देना है उसका मात्रा हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जो भी प्रथम 24 घंटा में हमें द्रव देना है उसका मात्रा, ठीक है, शरीर का जला हुआ भाग जो है, समझ गए ना, शरीर का जला हुआ कितना भाग है परसेंट में, उसको लिखेंगे, गुना करेंगे 4 ml से और फिर गुना करेंगे शरीर के भाग से। एड फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट हॉस्पिटल में गया और उसको अगर रिहाइड्रेशन करना हो, शरीर में तरल देना हो जले हुए पेशेंट का, तो पार्कलैंड सूत्र में प्रथम 24 घंटा में जो भी तरल हमें देना होगा उसका गणना हम कैसे करेंगे। मान गए कि कोई पेशेंट जो है, मान गए कि उसका जो है सिर से लेकर गर्दन तक, सिर पूरा बॉडी से लेकर मतलब कमर से ऊपर पूरा बॉडी से लेकर और उसके गर्दन तक जला हुआ है, सर जला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं सर और गर्दन 9%, ठीक है, और धड़ उसका कितना, मैं मानता हूँ सीधा सर और गर्दन एग्जाम्पल के लिए, तो 9% सर और गर्दन 9%, समझ गए। 9% यहाँ पे जला हुआ भाग प्रतिशत में है, इनटू गुना है, तो गुना हम दे देंगे, ठीक है। 4 ml यह फिक्स है, तो 4 ml यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ठीक है, इनटू शरीर का भाग है। अब किसी का शरीर का भाग 60 kg का होगा तो शरीर का भार दे देंगे, ठीक है। अब हमें निकालना होगा कि कितने, अब देखिए ये परसेंट को हटाने के लिए हम लोग 100 नीचा में देते हैं तो परसेंट कट जाएगा। अब इससे 1 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ठीक है, चला गया 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे उसको तरल पदार्थ कितना दिया जाएंगे, तो मेरे डियर उसको देख इसी तरह से गणना करते हैं, ठीक है।
मैं आपको समझा दिया हूँ। इसी प्रकार से गणना करते हैं। अब ये गणना करने के बाद अगर आपके पास 5 लीटर द्रव आता है कि 5 लीटर द्रव देना है प्रथम 24 घंटा में, तो इस 5 लीटर द्रव को ऐसा नहीं है कि लगातार देते रहना है। प्रथम 24 घंटा में प्रथम जो 8 घंटा होगा उसको आधा भाग को, जैसे 5 केजी द्रव आएगा ना, तो इसको 5 लीटर द्रव को प्रथम 8 घंटा में आधे द्रव को दे देंगे, यानी 8 घंटा में 2.5 लीटर दे देंगे और बाकी के 24 में बच गया 16 घंटा। अब ये जो 16 घंटा होगा तो इस 2.5 लीटर को 16 घंटा में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 घंटे में 2.5 लीटर दे दिया गया, मतलब उसके ज़रूरत के हिसाब से 8 घंटे में ही 2.5 लीटर मिल जाएगा और बाकी के उसके बाद 16 घंटे में 2.5 लीटर मिलेगा और इस हिसाब से ये 24 घंटे में पूरे द्रव खपत होगा। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि प्रथम 24 घंटे में जो दिया जाने वाला द्रव का मात्रा होगा वह इजकल टू होगा, यहाँ पे इजकल टू छूट गया है। प्रथम 24 घंटा के लिए दिए जाने वाले द्रव की मात्रा इजकल टू, फार्मूला है शरीर का जला हुआ भाग परसेंट में इंटू 4 ml इंटू शरीर का भाग, और यह निकल जाएगा 24 घंटे में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा। ओके, चलिए अब ये जो द्रव की मात्रा निकल जाएगा तो उस टोटल द्रव के आधे भाग को 8 घंटे में ही दे देंगे और बाकी जो बच जाएगा उसको शेष को 16 घंटे में देंगे और इस हिसाब से यह 24 घंटे में टोटल द्रव को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यह प्रथम 24 घंटे के लिए हो गया। अब फिर से अगले 24 घंटे के लिए द्रव तैयार करेंगे। जब 24 घंटे ख़त्म हो जाएगा तो फिर से अगले 24 घंटे के लिए द्रव तैयार करेंगे। अब जब अगले 24 घंटे के लिए द्रव तैयार करते हैं तो वहाँ पे मात्रा कम जाता है, क्योंकि पेशेंट को हम पहले से ऑलरेडी द्रव देते आ रहे हैं तो ज़रूरी कम रहता है, तो इसलिए कम द्रव को तैयार करते हैं। तो अगले जो 24 घंटे होगा वहाँ द्रव के तैयार करने में सिर्फ आप इस चीज़ को बदलिएगा, 4 ml के जगह पर 0.5 ml हो जाएगा और यही आपका एक्सचेंज होगा। बाकी सब के सब सेम रहेगा। जो भी द्रव का तैयार होगा उसका 8 घंटे में आधा भाग देंगे और बाकी के आगे के 16 घंटे में आधे भाग को देंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ ध्यान ये रखना है कि प्रथम 24 घंटे में ए होगा और आगे के 24 घंटे में सिर्फ चेंज ए होगा 0.5 ml, बाकी सब के सब समान रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो देखभाल है वह संक्रमण के बचाव के लिए होता है। अब एक रिहाइड्रेशन के बाद संक्रमण के बचाव के लिए काम करते हैं। चूँकि जो पेशेंट जले हुए होते हैं उसका घाव खुला होता है, शरीर पर जला हुआ रहता है, तो उसको संक्रमण के बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर के अनुसार एंटीबायोटिक देंगे, टिटनस का टीका लगाएंगे, चूँकि घाव से संक्रमण फैलने का डर रहता है। घाव को ठीक प्रकार से सफाई करनी चाहिए और घाव को विभिन्न तरीके से जो भी उस पर मृत त्वचा है उसको हटा देनी चाहिए और एंटोमाइक्रोबियल क्रीम लगानी चाहिए, पोविडन वगैरह। ठीक है ना, तो ये इन्फेक्शन के लिए काम में आता है। चौथा है नॉर्मल प्रबंध कर सकते हैं जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में वे सारे चीज़ आ जाएगा जो एक जले हुए मरीज के लिए ऊपर में तीनों पॉइंट में नहीं आया है। कैसे? रोगी से दर्द की गंभीरता पूछकर नोट करेंगे कि कितना दर्द है। अब यहाँ पे जो चौथे पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा जनरल मैनेजमेंट है, समान प्रबंध। अब किसी पेशेंट के लिए समान प्रबंध कैसे करेंगे? तो मेरे डियर समान प्रबंध करने के लिए अगर कोई पेशेंट को दर्द हो रहा है तो दर्द की गंभीरता पूछेंगे और उसे नोट करेंगे। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट जो है IV मार्ग इंट्रावेन के माध्यम से, मतलब अंतःशिरीय मार्ग से देते हैं मॉर्फिन सल्फेट, ताकि यह मॉर्फिन सल्फेट व्यक्ति को दर्द को कम कर सके। ठीक है, उसके बाद घाव पर लंबे समय तक ड्रेसिंग करने से बचना चाहिए। इससे नेक्रोसिस हो सकता है, मतलब ऊतकों का क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो मेरे डियर अगर लंबे समय तक ड्रेसिंग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊतक वहाँ का नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोगी को आरामदायक पोजीशन में बनाए रखनी चाहिए और साथ में जो भी रोगी के साथ में परिजन है उसको मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि जलने के बाद पेशेंट के परिजन बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन से मरीज को भी और मरीज के परिजनों दोनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट में 4 पॉइंट को देखे हैं। पहला इमरजेंसी प्रबंध, ठीक है, दूसरा देखें रिहाइड्रेशन के लिए, तीसरा संक्रमण के लिए, चौथा समान प्रबंध के लिए। ये जो है 70% जले हुए मरीज का नर्सिंग देखभाल है या सीधा नर्सिंग देखभाल है एक जले हुए मरीज के लिए। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मैं विदा लेता हूँ। आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एकदम अच्छे से समझा दिए हैं। जले हुए टॉपिक आपका आज खत्म होता है। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।